शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी वितान भाग 2 के अंतर्गत देखेंगे पाठ जूझ, और इसे लिखा है आनंद यादव जी ने। पाठ शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार की जाती है, लाइक, कमेंट और शेयर बार बार किया जाता है। तो आइए पाठ को देखते हैं। ठीक है, चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से ही माँ के स्वर में उदासी थी। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि हालांकि उनकी माताजी उनके साथ में चलने के लिए प्रस्तुत हो गई, परंतु वो मन ही मन उदास दिखाई दे रही थी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा। अर्थात लेखक बता रहे हैं कि उनको भी इस बात का ज्ञात हो गया था कि यह सब करके भी उन्हें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। अतः वे बता रहे हैं कि उनकी जो माता जी हैं शायद अपने पुत्र का ख्याल रखने के लिए वो जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। मेरी तड़पन वह समझती थीं। लेखक कहते हैं कि उनकी माता जी उनकी पीड़ा को, अर्थात न पढ़ पाने का जो कष्ट है, उस कष्ट को वह समझती थीं। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी, और यह भी बताते हैं कि उनकी जो माता जी हैं 7वीं तक कम से कम पढ़ाने की वो खुद भी ठान चुकी थीं, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। परंतु लेखक के पिताजी के सामने में कहने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। लेखक कहते हैं कि जब रात्रि का समय हुआ तो वे और उनकी माताजी दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि उनकी माताजी जिस समय दत्ताजी राव के सामने में बात कर रही थी तो वह दीवार के सहारे बैठ कर के दत्ताजी राव से सब कुछ कहती हैं। और यहाँ पर लेखक ने ऐसा इसलिए लिखा है कि शायद उस समय ऐसा प्रचलन था कि जो औरतें हैं सीधा पुरुषों के सामने में नहीं आती थीं। इसीलिए लेखक की जो माताजी हैं दीवार के सहारे बैठ कर के दत्ताजी राव से सब कुछ कहती हैं। वे भी इस बात से सहमत हो गए, और लेखक बता रहे हैं कि जो दत्ताजी राव है वो भी उनके बातों से सहमत हो जाते हैं। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है। अर्थात उनकी माताजी इस बात को भी पूरी तरह से बताती हैं कि उनका जो पति है दिन भर बाजार में जो रखमाबाई नाम की कोठे वाली है उनके कोठे में ही गुजार देते हैं। खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है, और उनके जो पिताजी हैं खेती के काम को बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिलाया कि दद्दा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे। उनकी माताजी इस बात को भी आश्वासन भरे शब्दों में कहती हैं कि उनके जो पति हैं वो केवल गांव में स्वतंत्र होकर के घूमने की इच्छा रखते हैं, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। अंततः वह बच्चे की पढ़ाई लिखाई को बंद करके उसे खेती में लगा दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले। लेखक कहते हैं कि ऐसा सुनते ही जो देसाई जी हैं वह चिढ़ जाते हैं और कुछ कहने लगते हैं, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख। वह कहते हैं कि अभी उसको आने दो और उसके बाद देखना कि मैं उसे कुछ कहता हूँ या नहीं कहता हूँ। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि जब वो चलने के लिए होते हैं तो वे स्वयं भी कुछ दत्ताजी राव से कहते हैं।
अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि वैसे भी जो पढ़ने का माह है वह संपूर्ण रूप से गुजर गया है और जनवरी का महीना आ गया है। ऐसे में परीक्षा भी नज़दीक ही है और पढ़ाई तो होगी नहीं। इस समय भी मैं अगर कक्षा में जाकर बैठ जाता हूँ जो दोहराई चल रही है अर्थात पुनरावृत्ति हो रही है, उस पुनरावृत्ति को भी मैं अगर सुन लेता हूँ तो 2 महीने में जो 5वीं कक्षा की तैयारी है उस तैयारी को मैं पूर्ण कर लूँगा और मैं परीक्षा में पास हो जाऊँगा तथा परीक्षा में भी पास हो जाऊँगा, ऐसा वे दत्ताजी राव को आश्वासन देते हैं। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। इस तरह जो मैं पूरे साल भर विद्यालय नहीं जा सका उसका भी मुझे दुख नहीं होगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार हो चला गया है। लेखक बता रहे हैं कि वैसे भी खेतीबाड़ी का जो काम है वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, उसमें और कुछ करने की बाकी नहीं रह गई है और मेरा जो 1 वर्ष है वैसे भी पहले से बेकार हो गया है। ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना और उसके पीछे से घड़ी भर बाद में तू भी आ जाना रे छोरा। इसके बाद जो दत्ताजी राव हैं वह हाँ भरे शब्दों में कहते हैं कि अब तुम घर जाओ और उसके आने के बाद उसे भेज देना और आने से बाद में तुम भी उसके पीछे पीछे आ जाना। जी कहकर हम खड़े हो गए। लेखक स्वीकृति में हामी भरी और वहाँ से चलते बने। उड़ते उड़ते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही है, यह बात बता देना नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। लेखक कहते हैं कि जब हम जा रहे हैं तो जाने से पहले आप यह मत बता देना कि हम यहाँ आए थे, अन्यथा हम दोनों की खैर नहीं है, अर्थात वो हम दोनों का एकदम बुरा करेंगे। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। आगे वे बता रहे हैं कि उनकी माँ अकेली ही आपके यहाँ साग भाजी देने के लिए आई थी। अगर आप ऐसा बताते हैं तो यह ठीक रहेगा। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। तो यहाँ पर जो दत्ताजी राव हैं वह लेखक के बात को स्वीकृति में लेते हैं और यह भी कह रहे हैं कि जब वह आएगा तो उसके सामने मैं तुझसे भी कुछ सवाल करूँगा, उस समय तुम निर्भय होकर के स्पष्ट शब्दों में उत्तर देना, उस समय मत डरना। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया। लेखक हाँ में स्वीकृति भरते हैं और लेखक बता रहे हैं कि मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा घर आया। जैसे ही 1 घंटा का समय व्यतीत हुआ तो उनके पिताजी घर आए। मैं घर में ही था, उस समय लेखक घर पर ही मौजूद थे। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना। जैसे ही उनके पिताजी आए, उनकी माताजी उनसे सारी बातें बताने लगी। यह भी बताने लगी कि वह साग भाजी देने के लिए देसाई सरकार के यहाँ गई थी और उन्होंने यह भी कहा है कि बहुत दिन हो गए वह उन्हें नहीं देखा, अंततः वो बुला रहे हैं, जब खेत से आए तो वो चले जाएं। कुछ काम वाम था? दादा ने अधीरता से पूछा। अर्थात लेखक के पिताजी ने यह पूछा कि कोई काम आन पड़ा है क्या? मुझे तो कुछ बताया नहीं। उनकी माता यह उत्तर देती हैं कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। तो मैं हो आता हूँ,
तब तक तू रोटियां सेंक ले। गणपा आए तो उसे खेत पर भेज देना पहले ही। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उनके जो पिताजी हैं वह हामी में स्वीकृति भरते हुए कहते हैं, मैं इससे पहले दत्ताजी राव के यहाँ से हो आता हूँ, तब तक तुम रोटियों को सेंकने का काम करो और गणप्पा जब आ जाए तो उसे खेत पर भेज देना। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। लेखक बता रहे हैं कि उनके पिताजी जैसे ही इस बात को सुने वे तत्काल खड़े हो गए। उनको देसाई के बाड़े से अर्थात देसाई के अहाते से बुलावा आना एक प्रकार से सम्मान का विषय लगता था। अंततः वह तत्काल खड़े हो गए। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जिम ने बुलाया है। जैसे ही आधा घंटा व्यतीत होता है तो लेखक की माताजी लेखक को भी दत्ताजी राव के पास जाने के लिए भेजती हैं और कह देती हैं कि अब तू जा, कहना जिम ने बुलाया है। जिमने का यहाँ पर अर्थ होता है भोजन ग्रहण करना, अर्थात उनकी माताजी खाने के लिए बुला रही हैं, ऐसा कह देना कह करके उनकी माताजी समझा रही हैं। लेखक अच्छा कहते हैं, मैं स्वयं तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। लेखक बता रहे हैं कि मैं जब पहुंचा तो उस समय जो दत्ताजी राव थे उनकी राह देख रहे थे। क्यों आया है रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया। वहाँ पहुँचने पर जो दत्ताजी राव हैं उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों आए हो, और लेखक इसका उत्तर देते हैं कि पिताजी को बुलाने आया हूँ क्योंकि उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है। बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। इसमें दत्ताजी राव बताते हैं कि कुछ देर के लिए बैठो क्योंकि वह अभी अभी आया है। जी मैं बैठ गया, ऐसा कह करके लेखक बैठ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।